सादर जय जिनेन्द्र। आज हमारे बीच में उपस्थित है हमारी महिलाओं का गौरव रूमा देवी जी। आपका भी बहुत बहुत इस अखिल भारतीय महिला मंडल में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ हमारी सह प्रचार मंत्री सोनम को, और जो हमको ये वेबिनार से सबको रूबरू करवाती है, और कल्पना जी को आज रूमा देवी से मिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप इतनी ऊंचाइयों पे चढ़िए, इसका क्या कारण है? देखिए, कोई भी कार्य के पीछे एक दृष्टिकोण होता है, और दृष्टिकोण तभी सही बनता है जब हमारा नजरिया है वह स्वाभिमानी नजरिया हो, सकारात्मक नजरिया हो, समायोजक योजना हो और समन्वयात्मक दृष्टि हो, और जो बीच में सबको साथ में लेकर चलने वाला संयोजक हो, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसा कि मैंने सुना है कि रूमा देवी जी एक साधारण से परिवार में जन्मी, साधारण परिवार में उनकी शादी हुई, पढ़ी लिखी भी नहीं थी, फिर भी इतनी ऊंचाइयों पे कैसे चढ़ गई, इतने ऊंचे सोपानों पे आरोहण कैसे किया? क्योंकि आपने परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानी और न ही नेपोलियन बोनापार्ट की तरह कोई काम को असंभव समझा, और आपने सोचा कि ये सारा काम हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ शांति से किया जा सकता है, और इसीलिए उन्होंने ये समझा कि परिवार के लिए शांति, समाज के लिए क्रांति, जीवन के लिए उन्नति और सफलता के लिए सन्मति की जरूरत होती है। इन 4 पायदानों को लेकर आप आगे चढ़ी, और आज आप कितनी ऊंचाइयों पे चढ़ी है ये हम सब देख ही रहे हैं। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि हम इनसे प्रेरणा लें कि हम आगे कैसे बढ़े, क्योंकि हम किसी को छोटा या कमजोर न समझे। एक बीज में भी वट वृक्ष बनने की क्षमता होती है, एक बूंद में भी महासागर का रूप छिपा होता है, और एक किरण में सहस्र सूरज प्रतिबिंबित होता है। तो कैसे आप आगे बढ़ी आज सुनेंगे हम रूमा देवी से। उससे पहले मैं हमारी कर्मठ महामंत्री से निवेदन करूंगी कि उनका परिचय दे रूमा देवी का। तरुणा जी बोहरा। वंदे अरहम वंदे गुरुवरम। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल आज एक और वेबिनार के साथ डिजाइन योर डेस्टिनी। नारी तू शक्ति है, दुर्गा है, सरस्वती है, काली है, लक्ष्मी है। इन शब्दों को चरितार्थ करने वाली एक ऐसी महिला, एक ऐसी विश्व प्रख्यात शख्सियत हमारे समक्ष है, जिनका नाम अमिताभ बच्चन से लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक, हमारे राजस्थान के छोटे से छोटे कस्बे से लेकर फ्रांस, यूके, यूएसए तक सबके मुख पर है, जिन्होंने अपने संस्कार, संस्कृति, अद्भुत कारीगरी और एंटरप्रेन्योरल स्किल्स से हैंडीक्राफ्ट और फैशन, होम डेकोर और फर्निशिंग्स की दुनिया का ही नहीं बल्कि राजस्थान की ग्रामीण कहलाने वाली नारी का कायापलट कर दिया। Presenting the ravishing, bold, beautiful, rooted, aspiring, motivating, caring, rural entrepreneur, President GVCS, Goodwill Ambassador at Tribe India, जिनकी ड्रेसिंग है लवली, आइकॉनिक डॉक्टर रूमा देवी। रूमा जी हमें अपनी स्टोरी से इंस्पायर करे, उसके पूर्व आपको बताने से स्वयं को नहीं रोक पा रही हूं मैं। आपको नवाजा गया है नारी शक्ति पुरस्कार, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है विमेन के लिए, राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद द्वारा। करमवीर अवार्ड एट कौन बनेगा करोड़पति, इंडिया टुडे के फेस ऑफ कवर पेज, जानकी देवी बजाज अवार्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एज ए स्पीकर वे गई हैं और वहां की एक केस स्टडी भी बन गई। HER अवार्ड बाय फेसबुक एंड UN विमेन, विमेन ऑफ द डेकेड इन कम्युनिटी लीडरशिप, Abhimani Award by Government of Sri Lanka, honored by Women on Wings, Netherlands. हर्ष, इतनी लंबी लिस्ट, मेरा बोलते बोलते गला सूख गया है। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल गौरवान्वित है आपको इस मंच पर पाकर। काट न सके कभी कोई पतंग आपकी, रोमा जी, काट न सके कभी कोई पतंग आपकी, टूटे ना कभी डोर विश्वास की। छू लो अब जिंदगी की सारी कामयाबी, जैसे पतंग छूती है ऊंचाइयां आसमान की। तो अब जो भी हमें फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, हर नारी से मेरा अनुरोध है और हर उस शख्स से मेरा अनुरोध है जो नारी का सम्मान करता है, एक लाइक के साथ हम प्रेजेंट करते हैं। आप सबको एक लाइक भेजना है हमारे फेसबुक पर, और अब हम एक लाइक के साथ
सुनना चाहेंगे द रैविशिंग डॉक्टर रूमा देवी। मैम, आप अब पूरा मंच आपका है। जी नमस्कार, जय जिनेंद्र। आराध्य को नमन। परम पूज्य आचार्य प्रवर को शत शत वंदन। आज की मुख्य अतिथि नारी शक्ति पुरस्कार की विजेता श्रीमती रूमा देवी, अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल की चीफ ट्रस्टी श्रीमती शांताजी पुगलिया, डायनामिक अध्यक्ष श्रीमती पुष्पाजी बैद, कर्मठ महामंत्री श्रीमती तरुणा जी बोरा, अखिल भारतीय महिला मंडल की पूरी टीम, तेरा पंथ महिला मंडल की प्यारी प्यारी बहनों, फेसबुक एवं यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए सभी अतिथिगण, सादर जय जिनेंद्र। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। थोड़ा ऐसे तेज करो। इस कथन को सार्थक करने वाली रूमा देवी आज हमारे समक्ष हैं। रुमाल के कशीदे से जर्मनी की रैंप वॉक, राष्ट्रपति भवन के राज दरबार में नारी पुरस्कार से सम्मानित, असंभव को संभव कर दिखाने वाली, शून्य से शिखर तक की यात्रा करने वाली साधारण सी ग्रामीण महिला की असाधारण कहानी हम सुनेंगे उनकी ही जुबानी। तो रूमा देवी जी, आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अखिल भारतीय महिला मंडल बहुत गर्व की अनुभूति कर रहा है आपको अपने बीच पाकर। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि ऐसी महान शख्सियत का मैं इंटरव्यू ले रही हूँ। मैं अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। तो रूमा जी, जय जिनेंद्र, नमस्कार। मेरा पहला प्रश्न आपसे है, जैसे ही आपसे प्रश्न करने लगी, बाड़मेर क्षेत्र मेरे दिमाग में आ गया। बाड़मेर जो छोटा सा गांव है और जहां घूंघट में लिपटी नारी कुएं से भरती पानी, चूल्हा फूंक रही और पुरुष खेत में जा रहे हैं, बच्चे सड़कों पर खेल रहे हैं, ऐसा सा एक दृश्य आ जाता है। और उस छोटे से बाड़मेर में से आप हैं, तो कैसा था आपका बचपन, कैसी थी आपकी शिक्षा दीक्षा, क्या थी आपकी इच्छा? जी जय जिनेंद्र, आप सभी तेरा पंथ महिला मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस मंच पे बुलाया, आप सबसे रूबरू होने का मौका मिला। मेरे बचपन की कहानी कुछ ऐसी ही है जैसे आपने बताया कि बच्चे सड़क पे खेल रहे हैं, पुरुष खेत में जा रहे हैं, महिलाएं घर का काम करती है, तो बिल्कुल वैसा ही मेरा बचपन भी था। जब मेरा बाड़मेर जिले से 30 किलोमीटर दूर रावसर गांव में जन्म हुआ और 4 साल की थी तब मम्मी की डेथ हो गई और उसके बाद पिताजी की दूसरी शादी हो गई और हम टोटल अभी 7 बहनें हैं और सबसे छोटा भाई है, तो सारी जिम्मेदारी मुझ पे थी, मैं बड़ी थी। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। ओके। तो उसके बीच मेरा 8वीं में स्कूल छूट गया क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई, मैं सबसे बड़ी थी। तो और पानी की यहाँ पे आप सभी को पता ही है बाड़मेर में कितनी दिक्कत रहती है, तो मेरे पास में एक बैलगाड़ी हुआ करती थी, मैं पानी लाती थी और दादी के साथ में बैठ के कसीदाकारी का काम सीखती थी। उसके बाद में जब 17 साल की हुई तो शादी हो गई और शादी के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो पहले तो सोचा कि अब जिंदगी में खुशी आएगी क्योंकि जब मेरी पहली संतान होने वाली थी तब की बात कर रही हूँ, लेकिन वो भी शायद भगवान को मंजूर नहीं थी, सिर्फ 48 घंटे ही रह पाई क्योंकि इतने हम सक्षम नहीं थे कि अच्छे हॉस्पिटल जाए और अच्छे से देखभाल करवाए। लेकिन इसी के अभाव में मैंने मेरे बच्चे को खो दिया। तो फिर लगा कि अब जिंदगी में जी के करना भी क्या है, ऐसे विचार आने लगे। लेकिन फिर भी मैंने सोचा नहीं, अब घर में बैठ के ऐसे घुट घुट के जीने से अच्छा है कुछ काम करूं। लेकिन काम करूं तो क्या करूं,
कम पढ़ी लिखी महिला और घर से बाहर कभी गए नहीं, तो काम क्या कर सकते हैं? या तो किसी के घर में जाके झाड़ू पोछा करना है या कंस्ट्रक्शन का काम करना है, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। फिर भी मैंने सोचा कि जो बचपन में कसीदाकारी का काम सीखा था, इसी से कुछ शुरू करूंगी। तो फिर सुई धागा लेके मैंने एम्ब्रॉयडरी का काम शुरू किया। अब इसका कहाँ मार्केट है, कहाँ रॉ मटेरियल है, कैसे कौन सा कपड़ा यूज करे, वो कोई पता नहीं था। घर में जो कपड़ा था उससे एम्ब्रॉयडरी करना शुरू किया। जो महिलाएं मायके वगैरह जाती है, बैग लेके जाती है, वो बैग बनाने शुरू किए। अब बैग बनाने के लिए मशीन चाहिए थी, क्योंकि स्टिचिंग मशीन से होती है, बाकी एम्ब्रॉयडरी तो हाथ से हो जाती थी। मशीन खरीदने के लिए मैं सक्षम नहीं थी। तो फिर अड़ोस पड़ोस की महिलाओं से बात की कि अपन कुछ मिल के काम करते हैं, क्योंकि मैं अकेली नहीं कर पा रही हूँ। अगर अपन मिल के करेंगे तो शायद कर पाए। तो फिर एक 10 महिलाओं का एसएचजी बनाया और 100 रुपए इकट्ठा करके हमने एक सेकंड हैंड मशीन खरीदी और उससे हमने काम शुरू किया था। आप जैसे आपने बैग बनाने का काम शुरू किया और जी। उसके बाद आपके मन में ये कैसे जागा कि इस काम को आगे बढ़ाया जाए और किस तरह आपने अपने इस काम को आगे बढ़ाया? बहुत अच्छी बात है, आप रूढ़िवादी परिवार से थी, ऐसी घटना ने आपको एक टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ आपके आ गया, पर इसको आपने आगे बढ़ाने का कैसे सोचा? जी, देखिए, जब हम 10 महिलाएं हो गई तो हमारी ये टेंशन हो गई, अब हम 10 महिलाएं इतना काम कहाँ से लेके आएंगे। तो हम काम ढूंढ रहे थे, तो जो ग्रामीण विकास चेतना संस्थान है, अभी मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो किसी ने बताया कि ग्रामीण विकास चेतना संस्थान है जो हैंडीक्राफ्ट का काम करती है, शायद आपकी कोई मदद हो जाए आप अगर उनके पास जाओ तो फिर हम उनके पास गए और वहाँ पे अभी हमारे एनजीओ के सेक्रेटरी है विक्रम सिंह जी, उनसे मिले और हमने बोला कि हमारा 10 महिलाओं का समूह है और हमें काम की जरूरत है, अगर आप हमारी कोई हेल्प कर पाओ तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे महिलाएं वैसे काम करती नहीं है इतना, क्योंकि एक दिन तो काम करने के लिए बोलती है, फिर दूसरे दिन बोलती है नहीं ये नहीं हो पा रहा है, या घर वाले मना कर देते हैं, तो ऐसी समस्याएं आती है, तो आप भी पता नहीं कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो हमने बोला नहीं, हमें तो काम की जरूरत है, हमें इसीलिए आए हैं। तो फिर उन्होंने हमें सैंपलिंग का काम दिया और जब हम सैंपल लेके आए तो उनको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में हमें 3 दिन का ऑर्डर दिया गया कि ये आप काम करके लेके आइए। तो फिर वो जो सबसे पहले पहला काम हमें मिला, उसकी खुशी तो मैं मुंह से कभी बयां ही नहीं कर सकती, क्योंकि फर्स्ट बार जो किसी को काम मिले और वो काम की तलाश में हो, तो फिर जो वो काम मिला हमने घर आके बनाया और सुबह जब वापस लेके गए तो उन्होंने बोला कि मैंने कहा ना आपसे काम नहीं होगा, आप कल शाम को तो लेके गए और अभी आ गए वापस देने। तो मैंने कहा नहीं, हम बना के लेके आए हैं, ऐसे ही नहीं लेके आए हैं। क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है? तो हमने बोला नहीं, हमने पूरी रात बैठ के काम किया था। तो फिर उनको विश्वास हो गया कि वास्तव में ये काम करना है, इनको काम करने की ललक है इनके अंदर। तो फिर हमें बताया कि अब आप कैसे काम कर सकते हैं, आगे एग्जीबिशन के थ्रू भी आप काफी अच्छा काम कर सकते हैं। तो उससे क्या हमें थोड़ी बहुत आमदनी आने लगी, तो मैंने सोचा कि मेरे जैसी और कितनी महिलाएं हैं जिनके पास में काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गांव में इकट्ठे लोग नहीं रहते हैं, दूर दूर रेत के टिब्बों के बीच में ढाणियां बनी हुई होती है, 1 किलोमीटर के बाद में एक घर आता है, 1 किलोमीटर बाद में एक घर आता है। तो उन महिलाओं को साथ में कैसे जोड़ूं और उनके पास भी रोजगार होगा तो वो अपनी जिंदगी आसान रहेगी, जो भी वो कुछ सोचती है लाने के लिए, लेकिन उनको वो इच्छाएं सारी मारनी पड़ती है, क्योंकि उनके पास में उनके हाथ में पैसे नहीं होते तो वो नहीं कर पाती है। तो फिर मैंने गांव गांव घर घर जाके उन महिलाओं को मिली कि आप काम करिए। तो उनके घर वाले राजी नहीं होते थे कि नहीं, ये तो काम कर रही है, यही ठीक है, घर का काम कर रही है, बच्चों को संभाल रही है। लेकिन मैंने कहा ये घर का काम भी करेगी, बच्चों को भी संभालेगी, लेकिन जो इनको दिन में 2-3 घंटा टाइम मिलता है उसमें ये काम करके देगी और इनको कहीं नहीं जाना होगा, हम इनको काम दे के जाएंगे, लेके जाएंगे। तो फिर ऐसे करके कुछ महिलाएं साथ में जुड़ी और जब वो उनके पास में थोड़े बहुत पैसे आने लगे तो पास की और महिलाएं जुड़ना शुरू हुई और घर वाले भी साथ साथ देने लगे, क्योंकि वो घर में बैठे काम कर रही थी और अपने लिए पैसे कमा रही थी, तो उनको भी अच्छा लगा। तो ऐसे करके महिलाओं को साथ में जोड़ा और फिर हमने एग्जीबिशन करना शुरू किया, क्योंकि इतने लोगों के लिए काम लाना बहुत मुश्किल था।
एग्जीबिशन भी हमारे लिए तो एक चैलेंज था, क्योंकि बाड़मेर से बाहर तो हम कभी गए नहीं थे और इतने ज्यादा पढ़े लिखे हाँ, भी नहीं थे। बाड़मेर इतना रूढ़िवादी गांव और उसमें आपने एग्जीबिशन की बात सोची, ये बहुत बड़ी बात है। तो एग्जीबिशन का विचार आपके कहाँ से आया? क्योंकि आप तो बाड़मेर में रहती थी, एग्जीबिशन देखा नहीं होगा, और किसने जी आपको ये ख्याल दिया कि एग्जीबिशन नहीं, तक जाना हमने चाहिए? हमने संस्था के साथ में जुड़ के फिर काम शुरू किया। विक्रम जी ने बताया कि आप ऐसा करोगे तो आपको जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं ये सेल होगा, और इससे जो आमदनी होगी उससे आप ज्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो फिर हमने वैसा ही किया, और इसी बीच में हमें एक दिल्ली में मौका भी मिल गया एग्जीबिशन करने का। लेकिन वही था, अंदर झिझक थी कि लोगों से कैसे बात करेंगे, ये जो प्रोडक्ट है ये पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। और बाड़मेर से पहली बार बाहर जा रहे थे, ट्रेन में जा रहे थे, मतलब इतने खुशी भी हो रही थी और डर भी लग रहा था। लेकिन जब हम दिल्ली में गए और वहां पे एग्जीबिशन लगी, स्टॉल पे जब कस्टमर आए, तब उन्होंने बोला कि बेटा ये आपने प्रोडक्ट हाथ से बनाए हैं या मशीन से बनाए हैं? तो हमने बोला नहीं, ये हाथ के प्रोडक्ट है। तो उनको बहुत अच्छा लगा, और हमारे जो प्रोडक्ट लेके गए थे वो सेल हो गई। उस टाइम हमारी 10 से 15 हजार रुपए की सेल हुई, और हमें वहां से हिम्मत बन गई कि अब हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, हम और अच्छा काम करेंगे और एग्जीबिशन करेंगे और महिलाओं को साथ में जोड़ेंगे। ये लक्ष्य हम लेके वापस आए थे, और नेक्स्ट एग्जीबिशन की हमने तैयारी की पूरा 1 साल बैठ के। और जो नेक्स्ट एग्जीबिशन थी उसमें हमारी 10-15 हजार सेल नहीं हुई थी, 50 हजार भी नहीं हुई थी, पूरी 11 लाख की सेल हुई थी। बहुत अच्छी बात है। आपके श्रम, हुनर और समर्पण की ही बात है कि आप इतनी जल्दी इतनी सफलता हासिल कर ली। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो बच्चों का सपना होता है, हर बच्चा जो पढ़ने में बहुत तेज होता है सोचता है काश मुझे वहां एडमिशन मिले। और आप बाड़मेर, छोटे से गांव से आपकी ये यात्रा बाड़मेर से हार्वर्ड तक की कैसे रही? वहां आप केस स्टडी बनी, आपका इंटरव्यू हुआ होगा, आप हमें जरा बताएं बाड़मेर से बॉस्टन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की आपकी यात्रा के विषय में। जी, मैं तो एक अच्छी स्कूल में भी नहीं पढ़ी, और एक अच्छे कॉलेज के बारे में भी नहीं सोचा, लेकिन सीधा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जब मेल आया तो मुझे लगा कि मैं सपना देख रही हूँ या मैं वहां जाके क्या करूंगी। तो उन्होंने बोला नहीं, आप जो काम कर रहे हैं वो इतना सराहनीय है, हमारे बच्चों को पता चले कि वास्तव में काम हो क्या रहा है। सब इंडिया को जानते हैं, जैसे दिल्ली बॉम्बे को जानते हैं, लेकिन जो रूरल एरिया में काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है, क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो सब सीखना है हमारे बच्चों को, इसलिए आपको इनवाइट कर रहे हैं। तो फिर जब हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए तो वहाँ पे पहले तो हमारा डेमो था, उनको सिखाया कि प्रोडक्ट बनते कैसे हैं, जो एप्लिक वर्क है, एम्ब्रॉयडरी है, अलग अलग उनको सब बच्चों ने रुचि लेके सीखा। उसके बाद में हमारा सेशन हुआ कि यहाँ पे कैसे महिलाएं काम करती है, कितने तरीके की क्राफ्ट होती है, उनके बारे में पूरी जानकारी ली। और जब वो सारी जानकारी उनमें पता चली तो उनके जो फैकल्टी है उन्होंने बोला कि हम यहाँ से इंटर्न्स भेजेंगे हमारे यहाँ के बच्चों को, और वहाँ की जो क्राफ्ट है उनको हम यहाँ पे पढ़ाई में शामिल करेंगे। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि भाई अपना काम इतना अच्छा है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है। आप आपने बहुत विदेश यात्रा की, सिंगापुर, जर्मनी, फ्रांस, मलेशिया। तो आपको मन में ये कभी नहीं लगा कि हमको इंग्लिश नहीं आती है, वहाँ कैसा खाना मिलेगा, वहाँ ये पहनावा चलेगा या नहीं? कुछ भी आपने नहीं सोचा, या शुरू आपने शुरू क्या में सोचा? शुरू में लगा कि बाहर जाते हैं तो सब ऐसे कपड़े पहनते हैं, मैं ऐसा पहन रही हूँ, कोई मतलब लोग देख रहे हैं ये कहाँ से आई। लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, ये तो अपनी पहचान है, ये तो मैं नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि जब अपन राजस्थान से बाहर जाते हैं तो बोलते हैं कि आप राजस्थान से हैं, जब इंडिया से बाहर जाते हैं तो बोलते हैं इंडिया से है। तो एक तो ये तो अपनी हजारों में एक पहचान है, तो इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। और इसी की बदौलत है कि जो हमारे आर्टिजन है उनमें भी झिझक नहीं है कि सिर्फ कपड़े बदलने से ही काम होता है। नहीं, अपन जो अपना पहनावा है इसी के साथ में काम कर सकते हैं। तो उन्हीं के साथ में बैठती हूँ तो उनको लगता है कि रूमा जी कल हमारे साथ में थे, इतना काम कर रहे हैं, हम भी करें। तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि मैं मेरा पहनावा नहीं छोड़ूंगी। और जब और हम पहली जी जी, आप बोलिए।
जब हम पहली बार जर्मनी जा रहे थे तो वहां से मेल आया कि हमने इंडिया से मात्र एक एनजीओ को सिलेक्ट किया है जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे स्पेस देंगे, क्योंकि वहां की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। लेकिन हमने बोला कि हमें ही क्यों चुना, तो फिर उन्होंने बोला कि हमारी टीम ने रिसर्च किया है और आपका बहुत अच्छा काम है, इसलिए हम आपको इनवाइट कर रहे हैं जर्मनी के लिए। तो हमें, क्योंकि उससे पहले हम कभी विदेश नहीं गए थे और सीधा जर्मनी जाना 10 घंटे का सफर करके, तो थोड़ा डर लग रहा था और भाषा के लिए भी ऐसा था, झिझक थी हमारे अंदर कि हम उनसे कैसे बात करेंगे, वो वहाँ पे तो सब में इंग्लिश बोलने वाले होंगे। तो फिर हम ट्रांसलेटर को भी साथ में लेके गए, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ पे खाना नहीं मिलेगा, इंडियन खाना नहीं मिलेगा, आप थोड़ा ध्यान रखना। तो फिर हम मसाला, आटा वगैरह सब साथ में लेके गए और वहां पे हमने जब खाना बनाया, वहां के लोगों को खिलाया, तो उन्होंने बोला कि हम फर्स्ट बार ताजी ब्रेड खा रहे हैं। तो हमें अच्छा लगा कि हम सही किया, हम आटा वगैरह सब साथ में लेके आ गए। और वहां पे एक ऐसी घटना हुई कि हमारा एक बैग था जो ट्रेन में छूट गया। अब वहां पे उतर के देखा तो कोई वहां पे स्टाफ ही नहीं है। फिर किसी ने बताया कि यहाँ पे सेंट्रल एक स्टेशन है, वहीं पे सारे स्टाफ बैठता है, बाकी सब मशीनों से काम होता है। तो फिर हम वहां गए और उनसे बात करने की कोशिश की कि हमारा बैग ट्रेन में छूट गया, आप हमारी कुछ हेल्प करो। तो वहां पे देखा कि कोई इंग्लिश बोलने के लिए तैयार ही नहीं है, सब जर्मन भाषा में बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये ट्रांसलेटर जो साथ में लेके आए, इनका क्या फायदा हुआ। तब मैंने ही उनको हिंदी में समझाने की कोशिश की, मैंने कहा मुझे इंग्लिश भी नहीं आती है। तो फिर उन्होंने एक इंग्लिश वाले बंदे को लेके आए ढूंढ के, और फिर उनसे बात करवाई और हमारा आधे घंटे में बैग भी लाके दे दिया। उसके बाद मुझे लगा कि अब भाषा के लिए अपन को कोई झिझक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जर्मन भाषा बोल रहे हैं, इंग्लिश में तो वो भी नहीं बोल रहे हैं, तो अपन अपनी भाषा क्यों छोड़े, अपन को भी तो हिंदी भाषा आती है। और बहुत अच्छी बात है कि प्रॉब्लम उनकी है कि उनको ये तो सीखनी ही चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि भाषा की वजह से अपन कोई काम नहीं कर सकते। उसके आपकी बाद आपने बहुत अच्छी बात कही कि भाषा या कपड़े कहीं भी हमारे लिए बाधा नहीं है, अगर हमारे अंदर काम करने का जुनून है। जी, संघर्ष तो देखिए हर जगह होते हैं, बहुत कठिनाई आती है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपकी लाइफ में भी बहुत सी और तरह की भी कठिनाई आई होगी। वैसे भी बाड़मेर सीमा के पास है और बाड़मेर के अंदर भी बहुत सीमाएं, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक। तो आपको क्या क्या संघर्ष का सामना करना पड़ा? देखिए संघर्ष तो हर किसी को सबसे पहले संघर्ष ही करना होता है, तभी वो कुछ कर पाते हैं। लेकिन संघर्ष को संघर्ष की तरह नहीं देख के कि अपना जो लक्ष्य है सिर्फ उसी पे ही ध्यान दे, तो संघर्ष भी आसान हो जाता है। वैसे ही जैसे हमें सबसे पहले तो दिक्कत हुई कि घर से बाहर निकलना, घर से बाहर निकल के एक बहू काम पे जाए या काम करे, ये सबसे मतलब ऐसा टाइम था कि आप उस टाइम या तो लोगों की सुन के घर में बैठ जाओ, या जो आपने सोचा है वो कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने वही किया कि मुझे क्या करना है। तो जो समाज उस टाइम बोलता था, वही समाज आज अपने साथ में खड़ा है। क्योंकि आपने बहुत कुछ करके दिखाया, समाज को रियलाइज हो गया कि हाँ, आप उनसे जो वो सोच रहे थे उससे कहीं ज्यादा आपने कर दिया, और आप अपने जो संकल्प पे खरी उतरी हैं। रूमा देवी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपके अंदर की रूमा देवी बनने का ये क्या जुनून था आपके अंदर, और ये किस वजह से हुआ? वैसे तो मैंने मेरे खुद के रोजगार के लिए ये काम शुरू किया था। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना आगे काम कर पाऊंगी और इस काम की वजह से कोई अवार्ड भी मिलेगा। लेकिन जब मैंने मेरी जरूरतों को समझा, वैसे ही दूसरी महिलाओं की जरूरतों को समझा, और आज हम इस मुकाम तक पहुंच पाए। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने, जैसे आपको जरूरत है, आपने ये भी समझ लिया कि दूसरी औरतों को भी जरूरत है, और सबको अपने साथ जोड़ा। और जैसे ही आप एक से एक जुड़ते गए, काम बढ़ता गया,
और आपकी मंजिल तक आपके लिए पहुंचना आसान हो गया। आपने बताया आप पहले बैग सिलती थी, फिर आपको कपड़े बनाने का शौक कैसे जागा? क्योंकि कपड़े बनाने के लिए आप जो छोटे से गांव में थी, वहां से बने हुए कपड़े और डिजाइनर के बने हुए कपड़ों में काफी फर्क होता है। तो आपको किसने सपोर्ट किया, किसने डिजाइन्स दी, कैसे बढ़ी आपकी यात्रा आगे? देखिए, जैसे हम पहले बैग बनाते थे, फिर हमने बेड कवर, कुशन कवर, कर्टन्स ये बनाने शुरू किए। जब हम एग्जीबिशन में गए तो हमें लगा कि नहीं, अपन को पहनने के लिए कपड़े भी एप्लिक में बनाने चाहिए, एप्लिक और एम्ब्रॉयडरी में। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको, जब हमने साड़ी बनाई तो उसका पल्लू ही उल्टा बना दिया, क्योंकि हम साड़ी पहनते नहीं थे और हमें पता ही नहीं। जब हम लेके गए तो कस्टमरों ने ही बताया, बेटा ये तो उल्टा पल्लू बना दिया है। तो फिर उन्हीं के कहे अनुसार हमने सारा प्रोडक्ट बनाए और उसी के जरिए हमने सीखा, क्योंकि हमने ना तो कोई डिजाइनिंग कोर्स किया और ना कोई डिजाइनर हायर किया। हमने खुद ने ही सारे प्रोडक्ट डिजाइन किए। और उसके बाद में जब हम एग्जीबिशन में हमारी अच्छी सेल हुई तो हमने सोचा कि अपन जो कपड़े पहनने के लिए लोग ज्यादा खरीदते हैं होम फिनिशिंग के बजाय, तो हम वो भी बनाएंगे। फिर हमने साड़ी, कुर्ते, दुपट्टे ये सब बनाने शुरू किए। और उसके बाद भी हमें लगा कि ज्यादा लोगों को पता नहीं है एप्लिक में बने हुए कपड़े पहने हुए कैसे लगेंगे, तो इनको एक कैसे इन लोगों तक पहुंचाए कि ये पहने हुए कैसे लग रहे हैं। तो फिर हमने सोचा कि एक फैशन शो ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन पहले हम फैशन शो सिर्फ इतना सुना हुआ था कि शॉर्ट कपड़े पहनते हैं वही फैशन शो होता है, तो अपन फैशन शो कैसे करेंगे। तो फिर किसी ने बताया, नहीं, आप जो अपने प्रोडक्ट बना रहे हो इनके भी फैशन शो कर सकते हैं। तो एक राजस्थान में राजस्थान हेरिटेज वीक हो रहा था, वहां हमने बोला कि हमें फैशन शो करना है, क्योंकि उस टाइम हमारे पास में कोई अवार्ड वगैरह नहीं था जो हमें, क्योंकि वो नेशनल अवार्ड ही और इनको ही फैशन शो का मौका दे रहे थे डिजाइनरों को। तो उन्होंने बोला, यहाँ पे तो बड़े बड़े डिजाइनर आ रहे हैं फैशन शो के लिए, आप आर्टिजन हो, आप कैसे फैशन शो कर पाओगे। मैंने कहा, नहीं, हमें फैशन शो करना है, आप हमें एक बार मौका दे के देखिए। तो फिर वहां से हमें मौका मिला। और उसके बाद दिक्कत ये थी कि अब कॉस्ट्यूम डिजाइन कैसे करेंगे, क्योंकि बड़े डिजाइनर है वो तो अपनी कलर थीम के साथ में पूरे रेंज बना के लेके आएंगे, अपन कैसे करेंगे। बड़े एनजीओ से मदद मांगी हमने कि आप हमारी हेल्प करिए, तो उन्होंने भी यही बोला कि नहीं, आपका ये लेवल नहीं है, आप जहाँ फील्ड में काम कर रहे हैं आपके लिए वही बेटर है। तो हमने सोचा, नहीं, मदद तो कोई नहीं करने वाला, लेकिन ये जो फैशन शो है ये हम करेंगे जरूर। तो उस टाइम हमने खुद ने वो कॉस्ट्यूम डिजाइन बनाए और हम नेट से ढूंढ के मेजरमेंट वगैरह सारा, और हम लेके गए। डर तो लग रहा था कि डिजाइनरों के सामने अपने प्रोडक्ट कौन पसंद करेगा, लेकिन फिर भी हिम्मत करके हमने वो प्रोडक्ट रैंप पे उतारे। और जब हमारे प्रोडक्ट रैंप शो होने वाला था, सारे डिजाइनर खड़े होके तालियां बजा रहे थे। और जैसे बीबी रसेल, हेमंत त्रिवेदी, अब्राहमन ठाकुर, सारे बड़े बड़े डिजाइनर फिर बाड़मेर पहुंच गए कि हमें भी एप्लिक में ही प्रोडक्ट बनाने हैं। तो नेक्स्ट जब शो हुआ तो सारे डिजाइनरों ने, 5 डिजाइनरों ने हमारे बाड़मेर के प्रोडक्ट बनाए और सट्टा 1600 हमारा था। तो उससे हमें हिम्मत मिली कि अब हम पीछे नहीं मुड़ेंगे, हमें आगे ही काम करना है। और आज मैं पूरे इंडिया के जो ट्राइब्स आर्टिजन हैं उनके लिए अलग अलग स्टेट में फैशन शो ऑर्गेनाइज करवाती हूँ, उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, और डिजाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीत लिया। हाँ, आपने बिल्कुल डिजाइनर ऑफ द अवार्ड ईयर अवार्ड जीता है। और हमने ऐसा भी सुना है कि आपको अनीता जी डोंगरे बहुत बड़ी डिजाइनर है, उन्होंने कांटेक्ट किया था, आपने मना कर दिया था। हाँ, वही उसी टाइम की बात है। पहले उन्होंने बोला कि आप फैशन शो, लैक्मे फैशन शो करना है हमें, तो हमने बोला नहीं, हम फैशन शो नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक झिझक थी कि छोटे कपड़े पहनना यही फैशन शो है। लेकिन जब उन्होंने कर लिया, फिर उन्होंने गुजरात के आर्टिजनों के साथ किया था शायद, तो उनके जब फोटोग्राफ देखे तो हमें लगा कि नहीं, ये तो सही है, ये तो हमें भी करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है रूमा देवी जी, आप जितनी लगन से आप काम कर रही हैं और आपके साथ आपकी टीम, और गांव का तो कायाकल्प कर ही दिया आपने, अपनी सब बहनों की जिंदगी भी बहुत संवार दी है। हम सब के लिए बहुत बड़ा सीखने की बात है कि
अगर जुनून है तो न छोटा शहर मायने रखता है, न खान पान मायने रखता है, न पहनावा मायने रखता है। हर काम मुश्किल को आपने संभव बना लिया और कहाँ नहीं पहुंची, आपकी पहुंच कहाँ तक नहीं है। राष्ट्रपति के दरबार में आपका सर्वोच्च सम्मान से आपको सम्मानित किया गया। आप हमको सुनाएंगे अपना सम्मान का वह पल जो आपको आपके हृदय में आज भी बसा होगा। जी, जब सबसे पहली बार कॉल आया था कि आपको नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा जाएगा, तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये हो सकता है। लेकिन फिर उनका कॉल आया कि नहीं, आपको, आप ही का नाम है और आपको ही नारी शक्ति पुरस्कार मिलने वाला है। तो बहुत ही अजीब सी खुशी थी और उसके साथ में मुझे लगा कि ये अवार्ड ये सिर्फ मेरा अकेले का नहीं है, ये जो 25,000 बहनें जो काम करती है, मेहनत करती है, उन सभी का है। ये एक और जिम्मेदारी दे गया है मुझे। तो उस जिम्मेदारी के साथ में ही मैं राष्ट्रपति भवन में प्रवेश किया और राष्ट्रपति जी के हाथों से वो सम्मान प्राप्त किया। और मतलब ऐसा लग रहा था कि वास्तव में सपना देख रहे हैं या अवार्ड ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात। हम भी आपको फिर से इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं और आपको हम अपनी संस्था से बताना चाहेंगे, अपनी संस्था का थोड़ा परिचय देते हैं। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल भी एक वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन है जो वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करती है और हमारी भी 450 शाखाएं हैं, 60,000 से ज्यादा सदस्य हैं और अभी भी बहुत सदस्य जुड़े हुए हैं, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं। और हम भी जैसे स्वच्छ भारत अभियान में भी हम ब्रांड एम्बेसडर हमें बनाया गया, उस पर भी हमें सम्मान मिला जो गोवा की राज्यपाल डॉक्टर मृदुला जी सिन्हा द्वारा। और हाल ही में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में बेटी बचाओ के इस कार्यक्रम के लिए भी हमें सम्मानित किया गया और हमारा नाम दर्ज किया गया। अभी कोविड-19 ये जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है कोरोना की महामारी के दौरान, इस समय भी हमारी सब बहनें जुटी हुई है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा जी बैद स्वयं मास्क की सिलाई करती हैं और हम सबको भी प्रेरित करती हैं। गांव-गांव में बहनें खाना खिला रही हैं और प्रशासन के साथ भी मिलकर हमारा मंडल सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने की प्रेरणा दे रहा है। और अभी हम सब संकल्प पत्र भर रहे हैं कि हम सब मास्क लगाएंगे और जन जन तक ये बात फैला रहे हैं कि मास्क हमारे जीवन में कितना आवश्यक है, क्योंकि कोरोना के साथ जीना हमें आना चाहिए। और इस लॉकडाउन का हम आप जैसे एक से एक जो अचीवर्स हैं उनको बुलाकर भी अपनी बहनों को इंस्पायर कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। आपका आज का ये सेशन हमारे लिए बहुत इंस्पायरिंग, बहुत प्रेरणादायक था। रूमा देवी, मैं आपसे एक दो चीजें और पूछना चाहूंगी। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात कर। आपने छोटा सा बाड़मेर है, पर वहां से उठकर आपने भारत को एक पूरे वर्ल्ड में मैप में एक पहचान दी है। अभी तक हम देख रहे थे रूमा देवी जो एक फैशन डिजाइनर है, रूमा देवी जो एक अचीवर है, रूमा देवी जो नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित है, रूमा देवी जो विनर है। पर आइए अब हम मिलते हैं रूमा देवी जो माँ है, रूमा देवी जो पत्नी है, रूमा देवी जो एक बहू है। तो हम जानना चाहेंगे आप कैसे अपने कार्य और अपने परिवार के साथ संतुलन बनाती हैं। जी, जब मैंने काम शुरू किया था उस टाइम काफी दिक्कतें थी। घर में लोग मतलब सास ससुर जी कह रहे थे कि बाहर नहीं जाना है आपको, लोग क्या कहेंगे कि इनकी बहू क्या कहाँ जा रही है, क्या काम कर रही है। थोड़ा बहुत ऐसा चल रहा था, तो मैंने अलग एक रूम लेके फिर काम शुरू किया। लेकिन जब मैं सक्षम हो गई तो मैं खुद ही वापस उनके साथ में मिलके काम करना शुरू किया कि मैं सक्षम हुई तो उनको भी लगा कि वास्तव में ये तो काम कर रहे हैं। क्यों पहले उनको भरोसा नहीं था कि ये क्या काम कर पाएंगे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो इस तरीके से उनके अंदर भी वो था। लेकिन
जब मैं सक्षम हो गई तो उनको लगा नहीं, ये तो वास्तव में अच्छा काम कर रहे हैं। तो अभी हम जॉइंट फैमिली साथ में ही रहते हैं, और मेरा एक बेटा है, वो भी दादी के पास ही रहता है। मैं तो ज्यादातर बाहर काम पे ही रहती हूँ, और आज पूरा 12 साल हो गया है, मैंने काम से कभी एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है। बहुत अच्छी बात कि आपने काम से भी एक दिन की छुट्टी नहीं ली। आपके पति, आपके सास ससुर, आपके बेटे, सबका आपको बहुत बहुत सहयोग मिल रहा है, और आपने भी अपने परिवार को बहुत मान सम्मान दिया है। ये भी आपकी बहुत अच्छी विशेषता है। अब हमारे चैट बॉक्स में भी, क्योंकि अनेक साथी हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत से प्रश्न हमें चैट बॉक्स में दिखाई दे रहे हैं, तो मैं आमंत्रित करती हूँ वंदना जी बरड़िया को कि वो चैट बॉक्स के प्रश्न लेकर प्रस्तुत हों। थैंक यू जय रूमा जिनेन्द्र। देवी जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और हम मानते हैं कि आपको भी हमारी संस्था में हम महिलाओं के बीच आकर बहुत अच्छा लगा। जय जिनेन्द्र रूमा जी। जय आज की जिनेन्द्र। हाँ, हमारा जो ये लाइव सेशन चल रहा है, बहुत यूथ जनरेशन, बहुत यंगस्टर्स इनसे जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला सवाल जो हमारी यंग जनरेशन का है वो ये है, क्योंकि आज की यंग जनरेशन ये समझती है कि कहीं भी नाम कमाने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है: घर से बाहर निकलना, पढ़ना और इंडिपेंडेंट या अकेले रहना। लेकिन आपने इन तीनों को दूर करके एक अलग पहचान बनाई है। आपने इन तीनों को गलत साबित किया है कि सफल होने के लिए ये तीनों होना जरूरी नहीं है। तो आज की यंग जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, लोग सोचते हैं कि हम अकेले रहेंगे तो ज्यादा काम कर पाएंगे या ऐसा, लेकिन जब अपने पास में बच्चे की जिम्मेदारी है, घर की पूरी जिम्मेदारी है, अपन जब काम पे जाते हैं तो पीछे यही रहता है कि पता नहीं बच्चा कैसा होगा, घर का काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो सारी टेंशन फ्री हो जाती है जब आप एक जॉइंट फैमिली के साथ रहते हो, और बच्चों को जो दादी दादा प्यार करते हैं वो अपने से भी ज्यादा अच्छे से रखते हैं। मेरी सोच यही है। और ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी है, आपको पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। अभी टाइम ऐसा ही है, हम नहीं पढ़े तो कभी कभी लगता है कि हमको भी पढ़ना चाहिए, लेकिन अपनी अगर सोच अच्छी है तो अपन काम के साथ साथ में भी पढ़ाई कर सकते हैं। आज से 10-12 साल पहले आप मेरे से बात करते तो मैं शायद हिंदी में भी आपसे बात नहीं कर पाती, क्योंकि हमारी तो मारवाड़ी भाषा है, तो मारवाड़ी ही बोल पाती। लेकिन मैंने काम के साथ साथ में आप जैसे सभी लोगों से बात कर करके ही ये हिंदी बोलना भी सीखा है। थैंक यू रूमा जी। आपने जो यंग जनरेशन को जॉइंट फैमिली का और घर और परिवार में बैलेंस रह करके सक्सेस का जो सूत्र बताया है वो वाकई में बहुत इंस्पायरिंग है। एक दूसरा सवाल जो हमारे बीच में आ रहा है कि आपके जीवन में जो आपने शुरू किया, आज आप जिस यात्रा तक पहुंची है, ऐसा कौन सा अनुभव रहा है, ऐसे कौन सा प्रसंग रहा है जिसे याद करके आपके चेहरे की ये मुस्कान हमेशा बनी रहती है, या जिसे याद करके आज आप भी खुश हो जाती हैं? ऐसा अनुभव हम जानना चाहेंगे। मैं तो यही सोचती हूँ कि सबसे जो पहला कदम मैंने घर से बाहर रखा था और काम करने की सोची थी, उसी से खुश होती हूँ, क्योंकि अगर उस दिन मैं ये नहीं सोचती तो पता नहीं आज मेरी जिंदगी क्या होती है। थैंक यू रूमा जी कि आपने जो पहला दिन आपने घर से बाहर कदम रखा, इतनी हिम्मत दिखाई, जिस वजह से आप भी पहुंच पाई। एक तीसरा सवाल जो हमारे यहाँ आया है कि अभी जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वोकल फॉर लोकल एंड मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल, इसमें आप अपनी संस्था और हैंडीक्राफ्ट को किस रूप में देखती हैं? क्या इनका भविष्य आप देखती हैं? देखिए, शुरू से ही हमारा यही रहा है, और क्योंकि हम तो 12 साल से ही यही काम कर रहे हैं, सबको आत्मनिर्भर बनने का ही काम कर रहे हैं। तो आज 12 सालों के बाद में अभी प्रधानमंत्री जी ने भी यही बोला है, तो हमारे लिए तो और अच्छी बात है, और हम सबको ये इसके बारे में सोचना चाहिए। थैंक यू रूमा जी कि मेक इन इंडिया का आपने जो दिया है कि हमें इस चीज में, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट तो है ही इंडिया का और इस जी। चीज को बढ़ाना हमें चाहिए। एक सवाल और और आया सबको है। यही सोच रखनी चाहिए कि हम जो प्रोडक्ट खरीदेंगे वो इंडिया का बना ही होना चाहिए। आज इस मंच से हैंडमेड मैं भी ये प्रोडक्ट। अपील करना चाहूंगी कि भाई आप जब मेक इन इंडिया और आप खुद हैंडीक्राफ्ट की हैं तो जरूर हमें इंडियन प्रोडक्ट्स को प्राथमिकता देनी चाहिए, उन्हें ही खरीदना चाहिए। एक देखिए, सवाल जैसे और है। हम, हाँ, मैं जी उसी के नहीं, साथ आप बता बोलिए। देती हाँ हाँ, नहीं नहीं, आप हूँ। बोलिए। जी। जैसे हम
जो हमारे प्रोडक्ट बना रहे थे उसको सेल होती थी हमारे ज्यादातर एग्जीबिशन के थ्रू या स्टोर में। हमारा एक स्टोर है जो जयपुर में है और एक गुजरात के केवड़िया में है, लेकिन लॉकडाउन के कारण अभी वो शायद कितना चल पाएगा पता नहीं। इसी के चलते हमने सोचा कि अब हमारी बहनों के पास में काम कैसे आएगा, तो हमने एक नया रास्ता निकाला है जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हम तैयार कर रहे हैं। जल्द ही हमारा लॉन्च होने वाला है rumadevi.com के नाम से, और जो वो प्रोडक्ट बनाती है वो खुद सेल करेगी और आगे काम उनको मिले, इसलिए हम पूरा प्रयास अभी कर रहे हैं। आपकी जो ई कॉमर्स rumadevi.com लॉन्च होने वाला है, हमारी संस्था जी। की ओर से, अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की ओर से मैं अग्रिम बधाई उसके लिए आपको देती हूँ, और सब कामना करते हैं कि आपका ये ई कॉमर्स विश्व प्रसिद्ध हो, विश्व में अपना नाम कमाए। एक सवाल और हमारे बीच हमारे व्यूअर्स का आया है कि आपकी जो ये सफलता की यात्रा रही है, आप यहाँ तक पहुंची हैं, उसका श्रेय आप किन किन को देना चाहेंगी? आप अपना क्रेडिट किन किन को देना चाहेंगी? जी, हमारे जो सहयोगी है उन सबको देना चाहूंगी, क्योंकि सबने हौसला बढ़ाया है हमारा। और सबसे ज्यादा तो हमारे जो कस्टमर है उन्हीं को मैं देना चाहूंगी, क्योंकि वो ज्यादातर महिलाएं ही कस्टमर होती है और वो नई नई चीजें हमें सिखाती रहती है, हमारा हौसला बढ़ाती है। और सबसे ज्यादा जो हमारे सेक्रेटरी है संस्थान के विक्रम सिंह जी, उनको देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने हमारी महिलाओं की इतनी मदद की और आज भी वो कर रहे हैं, डटे हुए हैं हमारे साथ में। तो सबसे ज्यादा श्रेय उनको जाता है। और इसके बीच में जो हमारी महिलाओं को ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाना, क्योंकि जो गांव में महिलाएं काम करती थी वो घर के लिए प्रोडक्ट बनाती थी, लेकिन मार्केट के लिए कैसे बनाए, उनके लिए वो स्किल की ट्रेनिंग, डिजाइनिंग की ट्रेनिंग और मार्केटिंग की ट्रेनिंग देने के लिए कंसर्न इंडिया फाउंडेशन ने हमारा सहयोग किया सबसे पहले। और एडिलवाइज, ईपीसीएस, ट्राइफेड जैसे कंपनियों ने हमारा सहयोग किया। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाने के लिए हमें स्पॉन्सर किया जो बजाज फाउंडेशन ने, और जमनालाल बजाज फाउंडेशन, और आपके प्रकाश जी सर है सांसोर से, उन्होंने, और यूएसए से हैं गोयनका जी, सुशील जी, नवीन जी, उन्होंने हमारा बहुत अच्छा सहयोग किया। इसके लिए इन सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि ऐसे ही हमारे जैसी बहनों का सहयोग करते रहे और उनका हौसला अफजाई करते रहे। आपकी सफलता की यात्रा में आज हमें भी पता चला कि इस यात्रा में किन किन लोगों का सहयोग रहा। वास्तव में कहते भी हैं कि एक नारी का हाथ होता है सफल पुरुष के रूप में, तो आज एक नारी सफल हुई है तो उसके पीछे भी बहुत लोग सफल रहे हैं। एक सवाल किसी फैशन डिजाइनर का ही आया है कि जब आप फर्स्ट टाइम फैशन शो किया, आप रैंप पर चली, तो आपका क्या अनुभव था उस समय? विदेश की धरती पर, वो भी एक फैशन शो और रैंप में चलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, तो आपको कैसा लगा उस समय? बहुत ही अच्छा अनुभव था कि क्योंकि उस टाइम दिल की धड़कन थी वो बहुत तेज थी, बुखार जैसा लग रहा था, लेकिन जब रैंप वॉक किया तो फिर लगा कि वास्तव में ये तो बहुत ही अच्छा है। लोगों ने देखा कि आप जो अपने ट्रेडिशनल प्रोडक्ट के साथ में रैंप वॉक कर रहे थे बहुत अच्छे लग रहे थे, तो उससे क्या एक झिझक थी वो खत्म हो गई और आगे और करने का भी हमें मौका मिल गया और अच्छे से कर पाए हम। आपने, थैंक यू रूमा जी, आपने इस मिथ को भी तोड़ा है कि फैशन शो करना या रैंप वॉक करना किस तरह से हमारा एक, हमारा शुरू से यही रहा है कि जो रैंप वॉक करेगा तो हम क्या करते हैं, जो मॉडल्स रैंप वॉक करते हैं उनके साथ में जो बनाने वाले प्रोडक्ट जो आर्टिजन है उनको भी साथ में रैंप वॉक करवाते हैं। उसी से लोगों को पता चलता है कि वास्तव में डिजाइनर कौन है, उनकी पहचान होनी चाहिए। आपने रैंप वॉक के साथ साथ पब्लिसिटी जो बनाने वाले हैं, ये 2 in 1 का जो फॉर्मूला अपनाया है कि जिसने रैंप वॉक किया है, जिसका डिजाइनर, ये वाकई में सभी के लिए एक नवीनता, नवाचार आपने किया है। एक सवाल हमारे बीच में और आया है कि इस यात्रा में कहीं आपको ये अनुभव, आप 8वीं तक पढ़ी है, क्या कभी आपके मन में आया कि आप और पढ़ी लिखी होती, या आपने, या आज आपके मन में ये आ रहा है कि अगर आपको अवसर मिले तो आप आगे पढ़ना चाहेंगी? अभी तो पीएचडी की उपाधि मिल चुकी है। जी, ठीक है, लेकिन पीएचडी की उपाधि, हाँ। जी, कभी-कभी सोचती हूँ कि मैं ज्यादा पढ़ती तो अच्छा होता, लेकिन फिर ये भी सोचती हूँ कि ज्यादा पढ़ती तो शायद इस फील्ड में आती या नहीं आती।
ये भी बिल्कुल सही कहा आपने कि शायद ज्यादा पढ़ लेते तो इस फील्ड में आते या नहीं पाते, और रूमा देवी जो राजस्थान का गौरव है, वो विश्व प्रसिद्ध हो नहीं, पर नियति का यही योग था, इसलिए आज हम आपसे सवाल कर रहे हैं। एक सवाल और हम लोगों के बीच में आया है कि जो यात्रा आपने की है उसमें संघर्ष बहुत रहे हैं, कठिनाइयां बहुत आई हैं, बहुत लोगों ने आपको हो सकता है कि उसमें आपका सहयोग नहीं किया हो। कोई ऐसी घटना या ऐसा प्रसंग हम जानना चाहते हैं कि जिसने आपके हौसले को एक बार के लिए कमजोर किया हो और फिर आपने उसको संभाला हो, क्योंकि वो जानना हम सब के लिए इसलिए जरूरी है ताकि वो हमें प्रेरणा मिल सके कि कैसे आपने उन मुश्किलों का सामना किया। देखिए, अपन जब काम करते हैं तो हर मोड़ पे यही तो आता है कि आपके साथ में जो लोग, अपन सोचते हैं कि ये हमारा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन वो सहयोग नहीं करते हैं। फिर पता चलता है, फिर लगता है कि अपन ऐसा नहीं सोचते हैं, लोग अपना ऐसा क्यों सोचते हैं, छोड़ देते हैं सब कुछ, रहने दो, नहीं। लेकिन फिर उसी पल ये याद आता है, नहीं, अपना लक्ष्य क्या है, लोग चाहे कुछ भी कहे, कुछ सोचे, लेकिन अपन को जो करना है उसी पे ही ध्यान देना है। बाकी जो कर रहे हैं वो अपने आप पीछे आ जाएंगे। क्या कोई ऐसा विशेष प्रसंग है या कोई ऐसी घटना है जिसे आज भी आप याद करके ऐसा है, कटु अनुभव भी हम जानना चाहेंगे, कोई आपकी ऐसी यात्रा का, अब तक की यात्रा का रहा हो? देखिए, जैसे हमने फैशन शो करना सोचा, तो कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए हमने मदद मांगी, तो उन्होंने इस तरीके से हमारे साथ में बिलीव किया। तो हमने, अगर उस दिन वो हमारा सहयोग कर देते तो क्या मैं आज डिजाइनर बन सकती। मतलब इस तरीके से सोचना चाहिए, कोई भी घटना हो वो अच्छे के लिए ही होती है। तो मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगी। जी, बिल्कुल। जो भी होता है हम ये मान के चलते हैं कि आपने हमें एक ये लेसन दिया है, एक प्रेरणा ये दी है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। हर चैलेंज को एक अपॉर्च्युनिटी समझ के ही हमें लेना चाहिए। वो जी, चैलेंज उस टाइम अपन को हमारे लिए लगता है कि ये हमारे साथ में ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, लेकिन वो होता अपने लिए सही है, बाद में पता चलता है। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि नेगेटिविटी में हमेशा हमें पॉजिटिविटी ढूँढनी चाहिए। एक जी। और सवाल आया है कि कैसा लगा जब आप केबीसी के सेट पर पहुंची? सब बहुत उत्सुक है ये जानने के लिए कि आप कैसे कौन बनेगा करोड़पति में पहुंची, और वहां का अनुभव हम जानना चाहेंगे। देखिए, वैसे तो ये सारी घटनाएं मैंने तो कभी सोची नहीं थी, और सब अचानक ही होती रही मेरे साथ में। क्योंकि जब केबीसी से कॉल आया कि हम कौन बनेगा करोड़पति सोनी चैनल से बोल रहे हैं और आपको इनवाइट करना चाहते हैं केबीसी में, तो मैंने कहा मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, वहाँ पे तो वो क्वेश्चन जवाब होते हैं, मुझे वहाँ क्यों बुलाएंगे। तो उन्होंने बोला, नहीं, हमारा फ्राइडे को एक स्पेशल शो होता है, उसमें हम स्पेशल गेस्ट को बुलाते हैं जो अच्छा काम करते हैं उनको। तो फिर मुझे यकीन हुआ कि वास्तव में सही है। मैंने सोचा पहले फेक कॉल होगा, और उसके बाद में उनकी टीम आई, पूरा यहाँ पे शूटिंग करके गए। उसके बाद में जब हम बॉम्बे गए, वहां पे शूटिंग थी और अमिताभ बच्चन जी से मिलने वाले थे। पहले तो डर लग रहा था कि उनसे कैसे बात करेंगे, पता नहीं, वो दूर से टीवी में ही देखे हुए हैं। तो जब वो उनके साथ में बैठ के बातें करने लगे, तो इतनी सहजता से वो बात कर रहे थे, जैसे घर के मेंबर जैसे बैठे बात कर रहे हैं। बहुत अच्छे से उन्होंने हमें अपने बारे में भी बताया, जब वो बाड़मेर आए उनके बारे में बताया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा केबीसी का। बहुत उत्सुक थे हम आपके केबीसी के एक्सपीरियंस को जानने के लिए। एक और आखिरी सवाल जो हमारे व्यूअर्स का है कि आज आप इस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं कि आज न केवल आप नारी शक्ति का, न केवल आप बाड़मेर जिले का, अपितु अपने देश का प्रतिनिधित्व विश्व में कर रही हैं, अब भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो कैसा फील होता है आपको, क्या अनुभव करते हैं आप कि जब आप भारत का प्रतिनिधित्व विदेशों में करती हैं? देखिए, अच्छा गर्व महसूस करते हैं कि हमने एक कदम उठाया एक दिन सिर्फ रोजगार के लिए, और आज पूरा महिलाओं के लिए हम काम कर रहे हैं, उनको सक्षम बनने की हमें हमसे प्रेरणा मिल रही है। तो मैं तो खुद अपनी जो बहनें काम करती है उनसे प्रेरणा ले रही हूँ, जो मेहनत करती है, वो दिन रात बैठ के घर का काम करती है, पूरा जिम्मेदारी उनके, क्योंकि अपनी महिलाओं की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा घर के प्रति होती है, उसके बीच में से कैसे टाइम निकाल के अपना ये काम करते हैं, तो उनसे मैं प्रेरणा लेती हूँ। और जब मैं बाहर जाती हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि ये मौका हमें मिला।
बहुत बहुत अच्छा लगा रूमा देवी जी, आपके अनुभवों को जान करके, आपकी इस यात्रा को जान करके। आप सबकी प्रेरणा स्रोत हैं, नारी शक्ति की प्रेरणा स्रोत हैं, नारी समाज की प्रेरणा स्रोत हैं, लेकिन आपकी प्रेरणा कौन है? सब वही बहनें मेरी प्रेरणा है जो आज मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं। जैसे आप सभी मेरी प्रेरणा है, आप हौसला बढ़ा रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब लोगों से रूबरू करवा रहे हैं। मेरे लिए आप सभी प्रेरणा है। बहुत बड़ी बात आपने इसमें कही रूमा देवी जी, कि इतना समर्पण का भाव रखना कि आप अपनी सफलता का, अपनी प्रेरणा सारी महिलाओं को देती है। ये हम सब महिलाओं के लिए बहुत गौरव की बात है, बहुत सम्मान की बात है। मैं हमारी संस्था अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की ओर से बहुत बहुत साधुवाद आपको देती हूँ। और एक लास्ट सवाल नहीं कहूंगी, एक संदेश चाहूंगी कि आप संपूर्ण नारी शक्ति के लिए, आज की जो महिलाएं हैं जो काम कर रही है या जो घर रह रही है, आज की जो यंग जनरेशन है, यंग लड़कियां हैं, उन सब के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेगी हमारी संस्था के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से? जी, सबसे पहले तो महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और अपने हक के लिए खुद को लड़ना चाहिए। हम सब में कोई न कोई हुनर है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं और खुद पे विश्वास रखना चाहिए। उसी के साथ में आप विश्वास के साथ में अड़े रहें और खड़े रहें, उसी से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। विश्वास के साथ अड़े रहें और खड़े रहें। मुझे लगता है ये आपकी सफलता का सूत्र है, आपके जीवन की टैगलाइन है। हम सब कोशिश करेंगे कि हम हमेशा विश्वास पे अड़े रहें और हमेशा खड़े रहें। हम आप कुछ कहना चाहेंगी हमारी इस संस्था के बारे में? आपको जैसे हमने बताया ही जी। था, अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के बारे में। जी, अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल में बालोतरा में मैंने प्रोग्राम अटेंड किए और जो बहनों का हौसला है, जिस हौसले के साथ में काम कर रही है, उनके सबको देख के हमें भी प्रेरणा मिलती है कि ये सब इकट्ठा होके महिलाएं अपना कैसे कर रही है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सभी ऐसे ही आगे काम करते रहें और इस लॉकडाउन के पीरियड में भी हौसला रख के अपनी बहनों का हौसला बढ़ाएं और लोगों का हौसला बढ़ाएं और इन्हीं के साथ में आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद रूमा जी, आज बहुत अच्छा लगा हमारी संस्था को आपके साथ मिलकर के, आपके अनुभवों को रूबरू करने के लिए। हम ये चाहते थे कि कुछ हम इस तरह से प्रश्न उत्तर करें ताकि आपकी बात हम जान सके, कुछ और जो अनछुए पहलू हैं वो हम निकाल सके। बहुत अच्छा लगा हमें आपके अनुभवों को जान करके, आपकी इस यात्रा के हर एक पड़ाव को जान करके। समय की अपनी सीमा है, बहुत कम समय है आपकी इतनी बड़ी इस यात्रा को जानने का, लेकिन फिर भी मैं अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें ये समय दिया और आज के इस कार्यक्रम को आपने सफल बनाया। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के सभी ट्रस्टी, चीफ ट्रस्टी, अध्यक्ष, मंत्री और समस्त पदाधिकारीगण का, उनके सहयोग के लिए। मैं सबको धन्यवाद देती हूँ, हमारी सारी टीम के लिए। और मैं धन्यवाद देती हूँ आज इस फेसबुक, जूम और यूट्यूब पे लाइव देख रहे हमारे सभी व्यूअर्स के लिए कि आपने इसको लाइव देखा, हमारे इस वेबिनार को सक्सेस बनाया और रूमा देवी की इस कहानी को आपने हमारे द्वारा जाना। आप सभी का अंत में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे रूमा देवी जी को। आपसे आज एक दो चीज तो ऐसी है जो दिल को टच कर गई कि एक तो हर व्यक्ति को अपने विकास के लिए अड़े रहना चाहिए और तभी खड़े रह सकते हैं। दूसरा, आप सबको अपनी प्रेरणा स्रोत मानती है, ये नहीं कि मेरे से प्रेरणा मिलती है, आप उसने साथ दिया उसकी भी प्रेरणा लेती है, उन्होंने ये डिजाइन दी, उन्होंने, आप सबका उपकार मानते हैं। आपकी कितनी सकारात्मक दृष्टि है, कितनी पॉजिटिविटी है, आप कभी नेगेटिव नहीं सोचती कि इसने मेरे को आगे बढ़ने नहीं दिया, इसने मेरे को रोका। आप कितना सकारात्मक चिंतन है आपका। आपसे ये दो बातें तो बहुत सीखने की है और मैं अपनी सब बहनों से आपको देखकर इसमें ये कहना चाहूंगी, हमें भी आज लॉकडाउन में हम लोग खाली बैठे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, समय हमारे पास। और देखिए हमारे पास नौकर चाकर भी है, पर हम लोगों से काम करने की वो आदत नहीं है जो आपसे शिक्षा लेनी चाहिए हमें। बड़े आदमी, पढ़े लिखे आदमी तो आगे बढ़ते ही हैं,
बढ़ना तो आपको ही कहा जाता है। आप जैसे लोग इतना संघर्ष करके कुछ भी न जानते हुए कितने आगे हार्वर्ड तक चले गए, जिसका सपना हमने भी नहीं देखा अभी तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद रूमा जी, आपसे मैंने जयपुर में मिली थी।